रेलवे का एग्जाम देने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके एक्सपेक्टेड पेपर्स की, आज उसके दूसरे पेपर में यानी कल 12 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए बनाया है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। सवाल किसका है? ये सवाल दिख रहा है किसका? सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अब देखिए, जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि सभी में जो हर है वो कितना है? 5 है। अब आप देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है, जैसे मान लीजिए ये 5 से ही 1/5 लिखा है, तो इसको आप इन दोनों को अलग अलग देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। मतलब ये हुआ कि ये 5, 6, 5, 11, 7, 18 और 8, 26। ये 26 तो आपको पहले ही लिख लेना है। अब देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो बटे में तो 5 ही आएगा। ऊपर कितना है? 1, 2, 1, 3, 3, 6, 6 और 4, 10। अब आपका ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 26 प्लस 2 उत्तर हो जाएगा 28, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल सवाल ये कहा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है साधारण ब्याज पर। ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज की बात है। एक धनराशि 4 वर्ष में 850 रुपया और 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है? ब्याज बढ़ी है, मूलधन तो बढ़ा नहीं है। मतलब जब 3 वर्ष में ये हो रही है कितनी? 800 रुपया, और 4 वर्ष में जब ये हो रही है 850 रुपया, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है? 50 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? धनराशि याद कीजिए। तो 3 साल में 800 रुपए हो रही है, मतलब बात हो रही है मिश्र धन की। इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ी हुई है। अगर मैं ब्याज को अलग कर दूं तो आपको मूलधन मिल जाएगा। तो जब 1 वर्ष का एसआई 50 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 50, मतलब कितना? 150 रुपया। अब इस 3 साल का जो 800 रुपए है, इसमें से 150 रुपए क्या है? आपका ब्याज है। तो जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, वो कितना हो जाएगा? 800 माइनस 150, मतलब उत्तर हो जाएगा 650 रुपया, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक विक्रेता 30% व 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, एक वस्तु के लिए उसे 112 रुपए मिलते हैं। उसे 112 रुपए मिलते हैं, मतलब किसको मिल रहे हैं? विक्रेता को। मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो 112 रुपए। अब देखिए, 30% का मान कितना होता है? 3/10, और 20% का मान कितना होता है? 1/5। छूट दी गई है, मतलब 10 के सामान को 3 छूट के बाद 7 रुपए में बेचा गया और 5 के सामान को 1 छूट के बाद 4 रुपए में बेचा गया। मतलब मामला ये था कि 50 रुपए की चीज थी, जो उसका अंकित मूल्य था वो 50 था, और जो उसका विक्रय मूल्य है वो 28 है। 28 की वैल्यू आपको 112 रुपए दी रही है। आपको दिख रहा है कि 28 4 जा 28 4 जा कितना होता है? 112। अब आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका 50 है, तो जब 1 की वैल्यू 4 है तो 50 की वैल्यू 50 गुणे 4 उत्तर हो जाएगा 200 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि हो जाए तब समान दूरी के 3/4 भाग को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? पहले तो आप इस 3/4 को भूल जाइए। हम ये मान करके चलते हैं कि अगर उसी दूरी को तय की होती, फिर आप 3/4 दूरी का निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जहां पर दूरी समान होती है, चाल और समय का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि चाल, दूरी और समय में ज्यादातर सवाल 80% क्वेश्चन केवल इसी एक थीम पर पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए, चाल में वृद्धि कितने की हुई है? 25 की। मतलब जो स्पीड थी अगर पहले 100 थी तो बाद में कितनी हो गई? 125। मतलब जो रेशियो है वो है 4 और 5 का। तो जो टाइम का रेशियो है ये स्पीड का अपोजिट रहता है, तो ये होना चाहिए 5 और 4 का। ठीक है, अब आप देखिए, इस 54 किलोमीटर से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि समय की बात की गई है। तो तय करने में पहले वो कितना समय ले रहा था? 50। मतलब पहले जो 50 लग रहा था, तो 5 की वैल्यू अगर 50 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मिनट। ठीक है, अब यहां पर काम आ जाता है इसका 3/4 वाले का। अगर वो पूरी दूरी तय करता तो उसे कितना मिनट लगता? 40 मिनट। लेकिन दूरी वो कितनी तय कर रहा है? 3/4। तो 4 काटेंगे तो 10, 10 से 30, मतलब उत्तर हो जाएगा 30 मिनट, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको बोल रहा है एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 5544 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 मीटर है, मैदान का परिमाप कितना होगा। पहले तो यहाँ पर हमें समचतुर्भुज पता होना चाहिए। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, पहली बात। दूसरी बात, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अगर समद्विभाजित करेंगे मतलब मामला किसका हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का। और जहां समकोण त्रिभुज है वहां पर क्या लगेगी, ट्रिपलेट। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। और जो क्षेत्रफल इसका होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये d क्या है, d है आपका डायगोनल, मतलब d क्या है, विकर्ण, विकर्ण। ठीक है, ये जो तो आपको दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5544। एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 72, तो ये 1/2 गुणे 72 गुणे d2 बराबर कितना हो गया, 5544। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। अब अगर आप 36 से डायरेक्ट काट सके तो ठीक है, नहीं तो ये 9 और 4 से कटेगा, तो 9 4 जा, और ये कितना जाएगा, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, और बचेगा कितना 5, तो 9 6 जा। अब इसको आप 4 से काट लीजिए, तो 4 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 4 जा, मतलब जो d2 है ये कितना है, 154। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना देता हूं। समचतुर्भुज ये कहलाता है, ये कहलाता है ये। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो विकर्ण है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वाला मामला कितने का है, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं इसको मान लेता हूं कितना, ये 72 दिया हुआ, 72 दिया हुआ, मतलब ये वाला हिस्सा 36, ये वाला हिस्सा भी 36, इसकी 154 है, मतलब ये हिस्सा 77 और ये हिस्सा 77। आपसे पूछ क्या रहा है, परिमाप, मतलब आपको ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, और ये भुजा 90 डिग्री के सामने है, मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब अगर एक भुजा की मैं बात करूं तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी एक भुजा है 77 और एक भुजा है 36। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्रिपलेट फिट नहीं बैठ रही है। ठीक है, अब 77 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे भाई, 7 7 कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो ये 49 हो गया, 7 7 जा 49 इंटू 98 हो गया, ये 98 हो गया, और 7 7 जा ये 49 हो गया। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1236। अब आप अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 4 12, 9 1 10 और 49 और 10 59, 59 प्लस 1296, 1296। अब आप देखिए 1296 को अगर मैं 4 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1300। तो 1359 3 62 10 72, 4 दे दिए हो तो ये 72 25। मतलब आपको निकालना है स्क्वायर रूट 72 25 का। इकाई अंक कितना है, 5, ये कितना है 72। इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जो एक दूसरे के अगल बगल हो, तो 8 9 जा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है ये कितना हो जाएगा, 85। तो अब अगर इसकी एक भुजा 85 है तो आपको निकालना क्या था, इसका परिमाप निकालना था। तो परिमाप जो समचतुर्भुज का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 85, मतलब उत्तर हो जाएगा 340 मीटर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़िया सवाल कहा जाएगा, ठीक ठाक कैलकुलेटिव सवाल है, क्योंकि यहां से आपको वर्ग भी निकालना पड़ गया, वर्गमूल भी निकालना पड़ गया, और साथ ही साथ आपको ट्रिपलेट की जानकारी भी हो गई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूपीआर के। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी रेशियो बाई एरिया ऑफ क्यूपीआर इक्वल टू है 9/4। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, लंब का अनुपात समान होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात क्षेत्रफल के अनुपात की करूं तो वो क्या होता है, उसका स्क्वायर। ठीक इसका अपोजिट, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा का अनुपात निकालना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यूपीआर, यही है ना क्यूपीआर, अगर मैं इसके भुजाओं की बात करूं तो ये 9/4, ये तो एरिया है, तो भुजा निकालोगे तो ये हो जाएगा, मतलब मामला हो जाएगा 3/2 की। मतलब अगर त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 3 होंगी तो क्यूपीआर की भुजाएं क्या रहेंगी, 2। अब आप देख लीजिए कि जो आपको सवाल में बोल रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है भाई, ए सी बराबर दिया है 12, ए सी बराबर दिया है 12, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 18। ठीक है,
QPR में कितना दिया हुआ है और BC बराबर दिया हुआ है 15, ये तीनों दी गई हैं। अब यही सेम आप QPR बना लीजिए, ये है Q, ये है P और ये है R। अब आप देखिए 3 से ये 3 होगी तो ये 2 होगी, तो 3 से करेंगे तो 3 6 जा तो 6 2 जा, ये कितनी हो जाएगी 12, 3 5 जा 5 2 जा, ये कितनी हो जाएगी 10, 3 4 जा और 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा 8। अब आपसे भुजा कौन सी पूछी गई है PR, PR भुजा कितनी है 10, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आपको तीनों भुजाएं निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर आपसे PR पूछ रहा था तो आप डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंच सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है कोई लड़का किसी पुस्तक को 612 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होगी। जब पुस्तक को 918 रुपए में बेचा जाए तो उसको कितना लाभ होगा। देखिए 20% की हानि, इसका मतलब मामला कितने का है 80%, 80% यही तो मामला है। ठीक है, मतलब सवाल, अब इसको आप 1/5 मतलब 4 भी कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू ये है, ये भी आप कह सकते हो कि 4 की वैल्यू ये है। ठीक है ना, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, हानि हो रही है मतलब मामला कितने का है 4 का, तो 4 की वैल्यू कितनी है। अब चूंकि उत्तर हमें परसेंटेज में दिया तो बेहतर यह है कि हम इसको परसेंटेज से स्टार्ट करें। तो 20% का मतलब कितना हुआ 80%, और 80% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 80% की वैल्यू हमें दी गई है 612 रुपए। अब ये किसी से कटेगा क्या, 4 से कट रहा है तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20%, इसको काटेंगे 4 1 जा 4 5 जा 4, ये दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है 918 रुपए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। अब आप खुद देखो ये 3 है ये 8 है, 3 को 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 6 का। अगर मैं इसको 6 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या ये आ रहा है 6 3 जा 6 5 जा 131, 6 1 जा 3, बिल्कुल बराबर है। तो जब यहाँ 6 का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मामला कितने का है 120% का, 120% का मामला है, मतलब आपको क्या हो रहा है 20% का लाभ। आपसे पूछा क्या था तो कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा 20% दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में 12,100 रुपए और 3 वर्षों में 13,310 रुपए की राशि हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक ही साल का फर्क है। ठीक है, एक ही साल का फर्क है, मतलब ये हुआ कि ये 12,100 रुपए एक साल में 13,310 रुपए बन जा रहे हैं। ठीक है, पीछे की कहानी सब, इसको 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्कर में आप मत पड़ जाना। 2 वर्षों के बाद इतनी हुई थी, ठीक है ना, अब ये मूलधन बन गया है, इस मूलधन का मिश्रधन ये है। ठीक है, सीधे सीधे कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 11 से दोनों कटेंगे तो ये 110 आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा, फिर आप 11 से काट दीजिए तो ये 10 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। मतलब मामला क्या हो रहा है 10 से 11 का, मतलब ब्याज आपको कितनी मिली है एक ब्याज 10 पर, तो जो दर है वो कितनी हो जाएगी 1/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब आंसर हो जाएगा 10%। और वैसे भी ये डाटा ऐसा था कि ये आप लोगों को मुंह जवानी रटा होगा। 100 110 121, ठीक है, और 133.1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए और बी ने 40,000 रुपए और 10,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 15,000 रुपए अलग डाल दिए। 4 माह बाद, मतलब 4 माह तक मामला वही था। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। जब कभी भी ऐसे सवाल लगाइए तो कैलकुलेशन के लिए बेहतर यह है कि ये जो पूरा डाटा है 40,000, 10,000 और 15,000, इन तीनों में जो चीज कॉमन है पहले मैं उसको बाहर निकाल देता हूं। देखिए 3 0 इसके, 3 0 इसके, 3 0 इसका, मतलब अब जो मान के चलूंगा मैं मान के चलूंगा 40 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया, 15 रुपया। अब देखिए ये 40 रुपया, ये ए की बात कर रहा हूं मैं, ए, और यहां पर कौन है बी। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक, तो देखिए ये 40 रुपया 4 महीने तक लगे रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ए ने 15 रुपए निकाल लिए, 15 रुपए निकाल लिए तो 40 में से 15 घटेगा तो बचेगा कितना 25, और ये कितने महीने तक लगे रहे 8 महीने। बी की कहानी क्या है, बी ने कितने लगाए थे 10 रुपए, कितने महीने तक लगे रहे 4 महीने तक, फिर 15 और डाल दिया तो ये 25 रुपया हो गया, और ये कितने महीने तक लगे रहे 8 महीने तक। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। क्यों, क्योंकि जो लाभ का जो बंटवारा होता है वो मूलधन और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 160 और ये कितना है 200, मतलब ये टोटल हो गया 360। ठीक है, ये कितना है 40 और ये कितना है 200, मतलब ये कितना हो जाएगा 240।
0 से 0 कैंसिल, दोनों किससे कटेंगे, 6 से, दोनों कट रहे हैं, 6 से काय को 12 से दोनों कट रहे हैं, तो 12 3 जा 12 2 जा, मतलब रेशियो हो जाएगा 3:2 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक चुनाव में ए को कुल मतों का 55 प्राप्त होता है, ठीक है, और शेष मत बी को प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए, टोटल मत अगर 100% है, ए को 55 मिल गया, मतलब बी को कितना मिला, 45, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रहा 10% का। ठीक है, ए के 10,000 मतों को बी को दे दिया जाए तो दोनों के मत बराबर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, दोनों के मत बराबर हो जाते हैं। जैसे एक 55 है, एक 45 है, दोनों को अगर बराबर करना है तो मुझे देना कितना है, 5। भाई अगर 55 वाले में से मैं 5 45 वाले को दे दूंगा तो 55 वाला भी 50 हो जाएगा, 45 वाला भी 50 हो जाएगा। डिफरेंस 10 का था, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, 5। ठीक है, मतलब ये दे कितना रहा है, 10,000, तो 10,000 दे रहा है, इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 20,000 का। तभी तो 10,000 देने में दोनों बराबर हो गए। मतलब ये हुआ कि भाई ए को मिल रहे थे 55%, बी को मिल रहे थे 45%, दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 10%, और जो 10% की वैल्यू है वो 10,000 जो दी गई है, तो चूंकि एक से 10,000 कम हुआ, एक को 10,000 मिला, मतलब जो टोटल डिफरेंस था वो कितना था, 20,000 का। आपसे पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 100%, 10 यहां भी बढ़ा दीजिए, और यही आपका उत्तर है। मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 लाख दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इलेक्शन का सवाल है, लेकिन यह सवाल काफी इजी कहा जाएगा। बात करते हैं, हाँ एक बात जरूर है, यहां पर चूंकि ऑप्शन में 10 लाख दिया ही नहीं था, अगर 10 लाख दिया होता तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। क्यों, क्योंकि 10% की वैल्यू आपको ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि 10% की वैल्यू 10,000 है, लेकिन याद रखिए वो 10,000 जब एक दूसरे को दिए जाते हैं, मतलब 10,000 जो इसके पास थे, मतलब दोनों का टोटल डिफरेंस कितना था, 20,000। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 10% पर 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। देखिए, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो दर आधी और समय दोगुना, दर आधी और समय दोगुना। तो वार्षिक का जो मामला है, वार्षिक का जो मामला है, तो वार्षिक में तो एक ही साल का है, तो इसको तो 10% मिलेगा भाई। लेकिन जब मामला अर्धवार्षिक का हो जाएगा, अर्धवार्षिक का, अर्धवार्षिक का, तो दर कितनी हो जाएगी, जो दर है वो हो जाएगी 10/2, मतलब कितना, 5%, और जो समय है वो कितना हो जाएगा, 1 × 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब जब 2 का मामला रहता है तो हम करते क्या है, हम करते क्या है, 2 वर्ष का मामला रहता है तो 2 और 1 रहता है, तो ये तो मिलेगा 5, ये 5% मिलेगा, और ये वाला कितना मिलेगा, 5 × 5/, मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी 10%, और ये हो जाएगा 25, 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 0.25%, मतलब ये मामला हो जाएगा 10.25%। अब आपसे पूछा क्या है, राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर, तो वार्षिक में इसको 10% गुणे एक ही, चूंकि एक ही सा मामला है तो ये तो 10% का रहेगा, और ये 10.25% का रहेगा। तो जो अंतर है, अगर मैं इसमें से 10% घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 0.25% का। अब आपसे पूछा जो था, अंतर पूछ रहा था कितने का, 10,000 का, तो आपको 10,000 का 0.25% का मतलब होते हैं बटे 100, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो ये कैंसिल, मतलब टोटल अंतर हो जाएगा 25 रुपए का दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब लगाने के कई तरीके हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं, कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का मामला आए तो 2-1, 3-3-1, 4-6, 4-1, ये यही वाला तरीका आप लोग इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये तरीका रिजल्ट निकालने में बहुत सही रहता है। ठीक है, सवाल लिखिए, सवाल आपको कह रहा है, सवाल किसका है, माध्य 22.5 है, माध्य का 20 है, तो अवलोकनों के सेट का बहुलक क्या होगा। बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है भाई, जो मोड बराबर होता है वो होता है 3 × मीडियन -2 × ठीक है, 3 × माध्यिका -2 × माध्य। ठीक है, मीडियन आपको कितनी दी गई है, माध्यिका दी गई है 20। ठीक है, मीन माध्य आपको कितना दिया गया है, 22.5, 22.5, तो ये हो गया 60, ये हो गया 45, मतलब उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, कहाँ दिया है भाई, 12, 14, 16, 15 दिया ही नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 40, 60 और 80 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने से 11 दिन पहले, पहले वाली बात हो रही है, काम छोड़ दिया, और 8 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। अगर बाद वाली बात होती है, इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो जो समय होता है उस समय को हम क्या करते हैं, जितना काम वो करके गया उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर पहले छोड़ करके गया हुआ तो उसे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए ए ने कितने दिन में काम किया, 40, बी कितने दिनों में कर रहा है, 60, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 80। अब 4, 6 और 8 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 24। 24 मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब जो इसकी इफिशियंसी है ये कितनी हो जाएगी, 240 में 40 का भाग 6, 240 में 60 का भाग 4, 80 में 240 में 80 का भाग 3। ठीक है, अब आप देखिए टोटल वर्क में ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 11 दिन, 11 दिन। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 8 दिन, 8 दिन। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 66, और ये टोटल कितना हो गया, 32। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8, 6, 3, 8 और 1, 9। तो अब जो आपका जो वर्क है ये कितना हो जाएगा, 240 तो था ही, और प्लस कितना हो जाएगा, 98, 98 को दे दिया 100, तो 338। टोटल वर्क कितना हो गया, 338। अब इसको ये तीनों मिल के कर रहे हैं, तो तीनों की जो मिल करके क्षमता वो कितनी है, 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13 में 13 2 जा 26, 7 बचेगा 78, 13 6 जा 78, मतलब उत्तर हो जाएगा 26, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। याद रखना है बाद का और पहले का, अगर यही बाद का होता तो इसको हम 240 में से घटा रहे होते। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार से टेक लगा करके रखा गया है। सीढ़ी और दीवार के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है, दीवार से सीढ़ी का आधा। अब आप देख लीजिए, ये है पूरा मामला, ये है आपकी सीढ़ी, ये है आपकी सीढ़ी, ऐसे कुछ सीढ़ी बनी हुई है, ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, ये सीढ़ी, यहाँ पर कोण कितने का बना हुआ है, 30 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, और tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3। मतलब लंब अगर 1 है तो आधार कितना है, √3। लंब अगर 1 है तो आधार कितना है, √3। ये है मामला। अब अगर ये लंब 1 है, आधार √3 है, समकोण त्रिभुज का मामला है, मतलब ये वाला मामला कितना हो जाएगा, 2। और इस सवाल में आपको दिया हुआ है 2 की वैल्यू 20 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी का आधार कितनी दूर है, दीवार से सीढ़ी का आधार कितनी दूर है भाई, ये √3 है। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 10√3। 10√3 दिया है क्या, ये दिया हुआ है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10√3। अगर इसको उसमें दिया होता दशमलव में, तो √3 की वैल्यू कितनी होती, 1.732, 10 का गुणा कर देते तो 17.32 आ जाता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 45 पुरुष एक काम को 30 दिनों में करते हैं, 10 दिन के बाद। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी कभी इस तरह का सवाल आता है, सवाल को स्टार्ट वहां से करना है जहां से या तो आदमी बढ़े हैं या तो आदमी घटे हैं। ठीक है, अब आप देखिए 45 पुरुष 30 दिन में, 10 दिन बाद, कहानी 10 दिन बाद शुरू हुई है, मतलब 30 में से 10 घट गया, बचा 20 दिन, मतलब 45 पुरुषों का 20 दिन का काम शेष बचा हुआ है। 15 पुरुष काम छोड़ करके चले जाते हैं, 15 पुरुष काम छोड़ करके चले जाएंगे, तो अब कितने बचेंगे भाई, ये 45 - 15 हो जाएंगे, कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष पुरुष काम करते हैं। प्रारंभ से 15 दिन बाद कार्य को उचित समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए अब यहां पर 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, अब ये लोग 5 ही दिन काम कर पाए ना, क्योंकि ये बोल क्या रहा है, प्रारंभ से 15 दिन बाद। ठीक है, तो ये लोग कितने दिन काम कर पाए, 5 ही दिन तो काम कर पाए। फिर अब उसको 15 दिन बाद कार्य को उचित समय पर पूरा करने के लिए, मतलब पूरा कितने दिनों में करना है, 30 दिनों में ही करना है। ठीक है, तो 20 दिन तो ये हो गए और 10 दिन ये, भाई 10 दिन तो ये लोग कर ही चुके। मतलब सवाल को चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि देखिए टोटल वर्क था 45 × 30 का। ठीक है, या ठीक है, अब इसको 45, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना यार, 45 × 20 वर्क बचा हुआ है, 20 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, 45 में से 15 लोग काम छोड़ करके चले गए, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन किया, मैं इसको सीधा ही 30 कर देता हूं, 30 लोगों ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 20 दिन बचे हुए हैं,
5 दिन और चले गए, चूंकि 15 दिन की कहानी है, 10 दिन बाद तो ये हो ही गया, ठीक है। 5 दिन की कहानी हो गई, अब 15 दिन और बचा हुआ है, तो x गुणे आप 15 कर दीजिए, लग गया सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना था टोटल 900, 900 में से ये टोटल काम कितना कर जाएंगे 150, और ये बराबर कितना है 15x, तो ये हो गया 750, और ये x की वैल्यू आपको निकालनी है तो बटे आप 15 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 50 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कितने और, तो 30 तो आपके पास से ही चाहिए, कितने हैं 50, तो 50 माइनस 30 मतलब टोटल मुझे और कितने आदमी चाहिए 20 आदमी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल को थोड़ा सा इसको जरूर समझ लीजिएगा। सवाल में आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है 45 आदमियों का 20 दिन का काम बचा हुआ था, 30 आदमी 15 छोड़ करके चले गए, 30 आदमियों ने चूंकि क्या बोल दिया प्रारंभ से 15 दिन बाद, तो 10 दिन निकल गए हैं, 5 दिन इन्होंने काम किया। फिर आज सवाल ठेकेदार को याद आया कि नहीं काम तो मुझे समय पे ही पूरा करना है, तो 20 दिन बचे थे, 5 दिन निकल गए हैं, 15 दिन बचे हैं, इसको कितने आदमी टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो टोटल काम बचा 5 दिन के बाद वो बचा 750, 15 दिन के बाद। अब 15 दिन में इसको खत्म करना था, मतलब मुझे 50 आदमियों की जरूरत थी, आदमी मेरे पास 30 थे, मतलब टोटल मेरे को और कितने आदमियों की आवश्यकता है 20 आदमियों की। इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या कह रहा है भाई साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, पूछा क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ है ही नहीं भाई। सवाल में जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। अब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर √3, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री में ही तो होता ही है, ठीक है। तो थीटा की अगर 60 डिग्री तो सब जगह आप 60 डिग्री लिख दीजिए, मतलब आपका सवाल बन गया 3 साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60 बटे 2 कॉस 60 और प्लस 5, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 गुणे 1/2 और प्लस 5, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये 3/4, 3 का गुणा तो 9/4, मतलब 9/4 प्लस 1/2, ये कट गया है, मतलब नीचे कितना बचेगा 6, 4 और 2 को जब आप हल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 11/4/6, मतलब आंसर हो जाएगा 11/24। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया सवाल, ठीक है। सवाल में कुछ था नहीं, केवल थीटा की वैल्यू निकालनी थी और उसे पेस्ट कर देना था। सवाल में आपको बोल रहा है एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के अनुकूल, बी से ए तक धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करती। दूरी कितनी है पता नहीं, लेकिन दूरी समान है क्योंकि ए से बी और बी से ए का मामला है, ठीक है। धारा की गति 2 किलोमीटर, स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है 4 किलोमीटर। यहां मैंने आपको बताया था नाव की गति को x मान लेते हैं, धारा की गति को y मान लेते हैं, तो अनुकूल में x प्लस वाई और प्रतिकूल में x माइनस वाई, मतलब x प्लस वाई जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 + 2, मतलब कितना 6। x माइनस वाई है, ये कितना हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2, ठीक है। मतलब जो स्पीड का रेशियो है वो है 6 और 2, दूरी तो चूंकि समान ही है, तो टाइम का रेशियो मतलब ये 3 और ये 1, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 3 का। यही तो कहानी है, अब आप देखो ये 4 घंटे ही दिया हुआ है, 4 मतलब जितनी दूरी धारा की दिशा में 1 घंटे में तय होगी उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितनी तय होगी 3 घंटे में। यही तो सवाल कह रहा है। अब 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर रहा है 6, तो अगर यहाँ 6 तय हुई है तो यहाँ भी 6 तय हुई है, मतलब जो टोटल दूरी तय हुई है वो हुई है 12। लेकिन आपसे पूछा क्या था ए से बी के बीच की दूरी, तो आपको इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, कुल दूरी पूछा होता तो 12 किलोमीटर। सवाल यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। स्पीड और टाइम का जो रेशियो है ये हमेशा उल्टा होता है चाल, दूरी और समय में, ठीक है। समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, प्रकृति हम ज्ञात करते हैं b² - 4ac की वैल्यू निकाल। अगर ये 0 है, 0 से ज्यादा है कि 0 से कम है, अगर 0 है तो वास्तविक और समान, ज्यादा है ठीक है ना, तो वास्तविक तो रहेंगे समान नहीं रहेंगे, और अगर माइनस में चली गई तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा मामला क्या कि काल्पनिक हो गया मामला। अब देखिए अच्छा फॉर्मेट इसका ये रहता है ax² + bx + c। तो अब देखिए a की वैल्यू यहाँ 3 है, ये 3 रख दिए, b की वैल्यू 5 है तो ये 5² हो गया, और +3 c की वैल्यू कितनी है 3 और ये हो गया 4। अब देखिए आप
ये हो गया 25 माइनस 36 मतलब कितना हो गया ऋण 11। ये 0 से कम है, ये क्या है 0 से कम है, 0 से कम है मतलब मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, ये 0 होता तब होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, DE एक जीवा है और KDE एक वृत्त का छेदक है। DE एक जीवा है, चलिए ये वृत्त बना लेते हैं, DE कर लेते हैं भाई, ये हो गया D और ये हो गया E। अब KDE एक वृत्त का छेदक है, छेदक है मतलब मामला यहां तक है, ये K तक बढ़ गई। ठीक है, KD बराबर कितना है, ये कितना है 9। ठीक है, D बराबर कितना है, D बराबर ये कितना है 7। बिंदु H पर KH, बिंदु H पर KH एक और स्पर्श रेखा है, ये KH है, ये KH है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा तो KH का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो यहां पर KH स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KE इंटू KD, KE इंटू KD। ठीक है, अब आप देखिए KE की वैल्यू कितनी है 16, KD की वैल्यू कितनी है 9, मतलब ये कितना हो जाएगा 144। तो KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 144, मतलब आंसर हो जाएगा 12, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 होगा, 12 होगा। कितनी सम संख्याओं, कितनी 7 की बात हो रही है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट या लास्ट माइनस फर्स्ट बराबर क्या होता है x, मतलब n माइनस 1 और इंटू 2। n की वैल्यू कितनी होती है 7 माइनस 1 गुणे 2, 6 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए औसत हमेशा बीच का होता है, तो ये हो जाएगी 36, सम संख्याओं का मामला है मतलब इधर 34, इधर 32 और इधर 23, यही तो मामला हो जाएगा। और इधर 38, इधर 40 और इधर 42। अब आपसे फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, ये कितना है 12 है। ठीक है, लेकिन इतनी पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है, एक होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और एक होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग, इस पर जब अंतर समान हो, मतलब प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या अपवर्त की या गुणज की बात हो रही। ठीक है ना, तब फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर एवरेज जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बराबर क्या होता है एवरेज। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का अगर निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर होता है 2 इंटू एवरेज। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है किसी में फर्स्ट प्लस लास्ट भी पूछ लिया जाए। अगर यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट पूछा होता तो मैं क्या करता, औसत 36 था तो 36 गुणे तो 72 हो जाता। देखिए 30 और 42 का योग कितना हो जाएगा 72। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। बेलन का व्यास, व्यास निकलेगी त्रिज्या। अब आपको क्या बोल रहा है शंकु को, तो शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 गुणे पाई। पाई को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, उधर भी पाई आएगा। आर की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 गुणे 9। एच की वैल्यू कितनी है 15, बराबर बनाया क्या गया है आपको बेलन। तो बेलन बनाया गया तो बेलन का क्या होता है पाई गुणे आर आपको निकालना है, तो आर गुणे आर। और एच कितना दिया हुआ है 45। ये आपकी कहानी है। ठीक है, अब आप देखिए 3 तिया 9, 15 तिया 45, ये 45 कैंसिल, मतलब और ये पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 9, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जो व्यास है जो डी है, डी क्या होता है त्रिज्या का डबल, मतलब 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लग गया सवाल। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है 3 संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये संख्याएं इन्हीं तीनों का भाग हम इसमें दे, मतलब इनका एलसीएम निकालना है। भाई ये एलसीएम आपको दिया हुआ है, आप यहाँ भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 5 5 6 5 6 जा 30, 2 जा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। और एलसीएम आपको दिया कितना है, दिया हुआ है कितना 180,
मतलब एक की वैल्यू कितनी है 3, मतलब इसका जो HCF है वो HCF बराबर कितना हो जाएगा 3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ये बात याद रखिएगा आप लोगों, अगर संख्याएं पूछ ली गई होती तो ये 12, ये 15 और ये 18 हो गई होती। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या 23A68B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं। देखिए 23 68, मतलब ये कौन सी संख्या, लास्ट वाली और 1 2 3 4, लास्ट और फोर्थ, इसका सम कितना है 3 2 5 6 11 और 8 19। ठीक है, 9 से 3 और 9 का नियम चूंकि सेम है, जो 3 से विभाजित हो जाएगी वो 3 से कटेगी, जो 9 से विभाजित हो जाएगी वो 9 से कटेगी। ठीक है ना, तो 3 से तो कटनी चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, 19 है। अब आप देखिए आपको केवल ये देखनी है, तो 9 और 8 कितना होता है 17, अगर मैं 17 जोड़ दूंगा तो ये 36 हो जाएगी, ये 3 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी, ये आपका उत्तर हो नहीं सकती। यहाँ देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 19 में से 14 कर देंगे कितना हो जाएगा 33, ये 3 से तो कटेगी 9 से नहीं कटेगी, तो यही आपका उत्तर होगा। यहाँ आप देखिए ये 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 19 प्लस 17 ये कितना है 36, ये 3 से भी कट रही है और किससे कट रही है 9 से भी कट रही है। यहाँ देखिए 7 और 7, ये क्यों नहीं हो सकती, देखिए 7 और 7 19 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 3 और 3। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये तो भैया 9 से नहीं कट रही, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि भैया यहाँ A है यहाँ B है, ये A है और ये B है। अगर ये दोनों जगह A होता तब तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन चूंकि A और B है तो दोनों डिजिट हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर उसने 9 और 5 लिए हुए हैं। मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस h बराबर है 1716। ठीक है, ये दिया हुआ है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब पाई r स्क्वायर h, आपको r और h दोनों निकालनी पड़ेगी। r प्लस h ये आपको दिया हुआ है, मतलब 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 1716 और बटे कितना है 39, 13 से कटेगा। ठीक है ना, 13 1 जा, 13 3 जा, 13 2 जा, 3 4 जा, 3 4 जा, 3 4 जा। ठीक है, तो अब r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहीं से कर लेते हैं ना, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे r बराबर कितना है 44, 22 दूनी 44, 44 कैंसिल, मतलब r की वैल्यू है 7, और r की वैल्यू अगर 7 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 माइनस 7 बराबर 32। हो गई कहानी। अब आपसे पूछ क्या रहा है आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है आपका आयतन, मतलब वॉल्यूम तो आपका यही है। तो अब आप देखिए पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई थी, आर की वैल्यू आ गई थी 7, तो 2 बार है, और एच की वैल्यू कितनी आ गई है 32। ठीक है, अब आप देखिए 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 2 7 4 दूनी 8, 8 उत्तर होना चाहिए लास्ट में, ये आपका आंसर। यूनिट प्लेस से आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, 2 7 जा 4, 4 2 जा 8, लग गया सवाल, ये आपका उत्तर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2 पाइप क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो शेष टंकी को ध्यान दीजिए, यहाँ 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, पूरी टंकी को भरने में और शेष टंकी को भरने में। शेष टंकी मतलब 4 घंटे के बाद की बात हो रही है, 4 घंटे के बाद की बात हो रही है। तो अब आप देखिए, जो पाइप ए है ये 12 घंटे में भर रहा है, जो पाइप बी है ये 15 घंटे में भर रहा है। तो 12 और 15 का जो एलसीएम है 4 पंचे 20 60, मतलब जो टाइप इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 60, मतलब इसकी इफिशियंसी है 5, इसकी इफिशियंसी है 4, दोनों को मिला दिया गया तो 9, और ये टोटल चले हैं 4 घंटे, मतलब 36 पानी ये भर चुके हैं। तो जो शेष बचा, रिमेनिंग जो टंकी बची हुई है वो 60 माइनस 36, मतलब कितनी बची हुई है 24। अब आपसे पूछ रहा है भरने के लिए पहले पाइप को बंद कर दिया गया, मतलब इसको बंद कर दिया, अब ये भरेगा और इसकी क्षमता कितनी है 4, तो 24 बटे 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 6 घंटा। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। 5x + 1 और 7x + 4 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें।
पहली बात, घटाना और जोड़ना, इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। देखिए 43, 38, 11 और 10, देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1। अब 1 का गुणा इसके साथ और 5 का गुणा इसके साथ, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 43 और ये 55। तो 55 माइनस 43 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब 4 इक्वल टू 12 है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 3। मतलब 3 जोड़ने पर या 3 घटाने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये 3 है, आपको इसका पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती बराबर होता कितना है भाई, 5x प्लस 1 है, और कितना है, और है 7x प्लस 4। अब x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो 3 निकाल चुके हो आप। तो 5 से आई 15 और 1 16, 7 तरीक 21 और 4 25। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 20 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपको एक बात ये पता होगी कि a बटे b बराबर c बटे d बराबर होता है a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ये तरीका भी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये है 43 बटे 38, ये वाला कितना था 11 बटे 10। इन दोनों को अगर मैं घटाऊं तो ये 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 चला गया 3, 38 में से 10 घटाएंगे 28। ठीक है, कहाँ से कटेगा ये 4, 4 अठे 32, 4 सते 28। देखिए यहां पर जो डिफरेंस है ये कितने का है 1 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है 5 का। मतलब यहां भी 5 का गुणा, यहां भी 5 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 40 बटे 35। अब आप खुद देखो, 43 को 40 बनाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा 3, 38 में को 35 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 3, मतलब x की वैल्यू 3 है। यही सवाल यहाँ पर है। ठीक है, तो एक तरीका ये है वैल्यू निकालने का, और एक तरीका ये है वैल्यू निकालने का। जो तरीका आपसे बनता हो वो तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला 6, 8, 5, 7 x और 4 के अवलोकनों का माध्य। माध्य मतलब इसको आप औसत भी कह सकते हैं, क्योंकि माध्य और औसत एक ही चीज है। माध्य 7 है, इन अवलोकनों की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका सम कितना होगा, टोटल संख्याएं कितनी है 3 और 3 6, तो सम कितना हो जाएगा 7 6 42। मतलब सवाल ये कह रहा है कि इनका जो सम है वो 42 होना चाहिए। तो 8 6 14, 5 19, 19 7 26 और 4 30, तो 30 प्लस x बराबर होना चाहिए 42। तो x की वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस 30 बराबर 12। अब आपको निकालना क्या है माध्यिका। माध्यिका के लिए ये 12 हो गया। माध्यिका के लिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 4 5 6 7 8 और ये 12। यही तो होगा, यही तो होगा। अब ये टोटल कितनी संख्या है 2 2 4 2 6, 6 है। तो 6 बटा 2 मतलब कि कौन सा थर्ड, और कौन सा निकालेंगे फोर्थ, और इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा औसत। थर्ड और फोर्थ ये दोनों है। तो 7 6 13 बटे 2, मतलब उत्तर हो जाएगा 6.5। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। a प्लस बी बराबर 11 है, a इंटू बी बराबर 30 है, a क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए इसको फॉर्मूले में मत रखिएगा। सबसे पहले तो आप ट्राई करो, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि हो सकता है हमें संख्याएं ही समझ में आ जाए। अगर a प्लस बी बराबर 11 है, a इंटू बी बराबर है, मतलब मामला 6 और 5 का है, क्योंकि 6 प्लस 5 बराबर 11 होता है, और 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 होता है। अब आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब मामला है 6 की घाते 3 और 5 की घाते 3 का, मतलब 216 प्लस 125। इकाई अंक 1 आना चाहिए, अच्छा 2 में है। ठीक है, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3, 341 उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, मीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, मतलब वर्तमान कितनी हो जाएगी भाई, 6 साल बाद अगर 26 है तो वर्तमान है 26 माइनस 6 बराबर कितनी है 20। अब आपको जो मीना और सीमा का जो रेशियो दिया गया है, मीना इस टू सीमा, ये कितना दिया गया है 4 और 3 का। ये मीना की है, ये मीना की है, मीना की वर्तमान आयु, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 15 ये आपके सवाल का जवाब हो गया। सीमा की वर्तमान आयु आपसे पूछा ही था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा यही सवाल 2 बार आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये जो एक्सपेक्टेड पेपर का सेशन है ये खत्म होता है। ठीक है,
कल आने वाले पेपर में निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि इनसे संबंधित सवाल डाटा को चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। पेपर करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी गलत ना हो और एक्यूरेसी के चक्कर में टाइम किल ना हो। ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए पेपर को हल कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मिलते हैं कल एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।